हम सब एक बात मानकर चलते हैं, अगर हमारे पास घर या जमीन की रजिस्ट्री है तो हम चैन की नींद सो सकते हैं। वो कागज हमारी तिजोरी में है, मतलब हम ही मालिक हैं, है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि भारतीय कानून के हिसाब से ये हमारी सबसे बड़ी गलतफहमियों में से एक हो सकती है। बिल्कुल। और ये सिर्फ कोई छोटी मोटी बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के हाल के फैसलों और नए कानूनों ने इस बात को शीशे की तरह साफ कर दिया है। आपकी रजिस्ट्री यानी सेल डीड सिर्फ एक लेन देन की रसीद है। ये इस बात की गारंटी नहीं है कि आप ही उस संपत्ति के असली मालिक हैं। असली मालिकाना हक साबित करने की लड़ाई अब कहीं ज्यादा गहरी हो चुकी है। वाह। तो मतलब जो रजिस्ट्री हम अपनी तिजोरी में संभाल कर रखते हैं वो सिर्फ एक रसीद जैसी है। ये तो लाखों लोगों के लिए एक झटके वाली खबर होगी। चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। हम समझेंगे कि प्रॉपर्टी के मालिकाना हक का असली मतलब क्या है, वो कौन से दस्तावेज हैं जो रजिस्ट्री से भी ज्यादा पावरफुल हैं, और अगर कोई आपकी जमीन पर कब्जा कर ले तो उससे निपटने के लिए अब कौन से नए ब्रह्मास्त्र मौजूद हैं। और हाँ, हम भविष्य की भी बात करेंगे जहां जमीन को भी अपना आधार कार्ड मिलने वाला है। ठीक है, तो यहीं से शुरू करते हैं। अगर एक रजिस्टर्ड सेल डीड जिसके लिए किसी ने अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दी, स्टैंप ड्यूटी भरी, सब कुछ किया, वो मालिकाना हक का पक्का सबूत नहीं है, तो फिर क्यों? मतलब समस्या कहां पर है? सुप्रीम कोर्ट ने हाल के कई बड़े फैसलों में इस बात पर जोर दिया है। अदालतें अब साफ कह रही हैं कि रजिस्ट्री सिर्फ ये रिकॉर्ड करती है कि ए ने बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है, लेकिन अदालत इस बात की जांच करेगी कि क्या ए के पास उस प्रॉपर्टी को बेचने का हक था भी या नहीं। इसका मतलब अगर किसी ने धोखे से कोई विवादित जमीन मुझे बेच दी जी। और मैंने उसकी पूरी कीमत चुकाकर रजिस्ट्री भी करवा ली, तो भी मेरा मालिकाना हक कच्चा ही रहेगा? मेरे पैसे डूब गए? बिल्कुल। आपका टाइटल भी उतना ही दोषपूर्ण होगा जितना बेचने वाले का था। यही वजह है कि अब अदालतें रजिस्ट्री के कागज से एक कदम पीछे जाकर उन सरकारी राजस्व रिकॉर्ड्स को खंगालती हैं जो प्रॉपर्टी की पूरी कहानी बताते हैं कि ये जमीन 100 साल पहले किसके नाम थी, फिर किसके पास आई, और ये पूरी चेन कहीं टूटी तो नहीं है। तो अगर रजिस्ट्री वो मजबूत नींव नहीं है जिस पर हम अपने सपनों का घर बना सकें, तो फिर असली नींव क्या है? ऐसे कौन से दस्तावेज हैं जो अदालत में किसी को चट्टान की तरह खड़ा कर सकते हैं? यहाँ दो दस्तावेजों को समझना बेहद जरूरी है और ये रजिस्ट्री से कई ज्यादा बुनियादी हैं। पहला है खतियान। इसे अधिकार अभिलेख भी कहते हैं, लेकिन आम भाषा में इसे जमीन की जन्म कुंडली समझना सबसे आसान है। जमीन की जन्म कुंडली, ये तो कमाल का शब्द है। मतलब ये बताता है कि जमीन पैदा कहां से हुई। ठीक समझे। खासकर पुश्तैनी या पुरानी जमीनों के मामले में खतियान ही वो पहला सरकारी दस्तावेज है जो बताता है कि इस जमीन का मूल मालिक कौन था। ये पूरी वंशावली की शुरुआत है। और एक बात गांठ बांधने वाली है, अदालत में इसकी फोटोकॉपी या नोटरी की कॉपी की कोई कीमत नहीं है। आपको सरकारी रिकॉर्ड रूम से जारी की गई सर्टिफाइड कॉपी ही पेश करनी होगी जिस पर सरकारी मुहर लगी हो। जमीन की कुंडली, ये तो कमाल की बात है। तो खतियान ने हमें जमीन का अतीत बता दिया, लेकिन मान लीजिए मैंने आज कोई जमीन खरीदी, तो सरकार को कैसे पता चलेगा कि अब उसका वर्तमान मालिक मैं हूं? क्या इसके लिए कोई दूसरा दस्तावेज है? बहुत अच्छा सवाल है। और यहीं पर दूसरा सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज आता है जिसे ज्यादातर लोग अनदेखा कर देते हैं। वो है दाखिल खारिज, जिसे अंग्रेजी में म्यूटेशन कहते हैं। अच्छा, म्यूटेशन। हाँ, ये वो प्रक्रिया है जिससे आप रजिस्ट्री के बाद सरकारी राजस्व रिकॉर्ड, मतलब तहसील या नगर निगम के रिकॉर्ड में पुराने मालिक का नाम कटवा कर अपना नाम चढ़वाते हैं। और अगर कोई ये करवाना भूल जाए तो? कई लोग सोचते हैं रजिस्ट्री हो गई, काम खत्म। और यही सबसे बड़ी गलती है। अगर दाखिल खारिज नहीं हुआ तो आपके मालिकाना हक पर एक कानूनी धब्बा लग जाता है। इसे अंग्रेजी में क्लाउड ऑन द टाइटल कहते हैं। सोचिए, आपकी प्रॉपर्टी की मार्कशीट पर एक बड़ा सा लाल दाग लगा है। कोई भी बैंक या अगला खरीदार उस दागी प्रॉपर्टी में हाथ नहीं डालेगा। कानूनी तौर पर सरकारी रिकॉर्ड में वो जमीन आज भी पुराने मालिक के नाम पर ही है, और इसी वजह से भविष्य में उसे बेचना या उस पर लोन लेना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ठीक है, तो खतियान और दाखिल खारिज से हमारा टाइटल तो मजबूत हो गया, लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प और थोड़ा डरावना पहलू आता है, प्रतिकूल कब्जे यानी एडवर्स पोजेशन का नियम। हमने कहानियों में सुना है कि अगर कोई किसी की जमीन पर 12 साल तक कब्जा करके बैठ जाए तो वो जमीन उसकी हो जाती है।
क्या ये सच में होता है? हाँ, ये कानून सच है, लेकिन ये उतना सीधा नहीं है जितना लगता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर कई चीजें साफ की हैं। सबसे पहले अदालत ये देखती है कि कब्जे की नीयत और प्रकृति क्या है। कोर्ट ने 2 तरह के कब्जों में जमीन आसमान का फर्क बताया है। पहला है अनुमतीय कब्जा और दूसरा है प्रतिकूल कब्जा। 1 मिनट, ये बात थोड़ी हजम नहीं हुई। मतलब कानून एक किराएदार को कोई हक नहीं देता, चाहे वो 50 साल से रह रहा हो। नहीं देता। लेकिन एक गुंडे या घुसपैठिए को 12 साल में मालिक बना सकता है। ये तो उल्टा लग रहा है। इसके पीछे क्या सोच है? आपका सवाल बिल्कुल जायज है और यही इस कानून का सबसे कंफ्यूजिंग हिस्सा है। देखिए, एक किराएदार का कब्जा मालिक की इजाजत से होता है, उसकी सहमति से। इसलिए वो अनुमेय या परमिसिव है। वो कभी मालिक नहीं बन सकता, क्योंकि उसकी नीयत कभी मालिक बनने की थी ही नहीं। वो तो सिर्फ किराएदार बनकर रह रहा था। लेकिन एक अतिक्रमणकारी का कब्जा मालिक की मर्जी के खिलाफ एक खुली दुश्मनी की तरह होता है। वो दुनिया को यह दिखाने की कोशिश करता है कि मैं ही जमीन का असली मालिक हूं। और इसके पीछे का तर्क क्या है? कानून ऐसा क्यों होने देता है? और इसके पीछे का तर्क भले ही सुनने में अजीब लगे, बड़ा सीधा है। कानून कहता है कि आप अपनी संपत्ति के प्रति लापरवाह नहीं हो सकते। अगर कोई 12 साल तक आपकी जमीन पर खुलेआम कब्जा करके बैठा है, घर बना रहा है, खेती कर रहा है, और आपने एक बार भी उफ तक नहीं की, कोई पुलिस कंप्लेन नहीं की, कोई केस नहीं किया, तो कानून ये मान लेता है कि आपको उस जमीन की परवाह ही नहीं थी। ये एक तरह से यूज इट और लूज इट का कठोर सिद्धांत है। कानून सिर्फ उनकी मदद करता है जो अपने अधिकारों के लिए जागे हुए हैं, सोए हुए नहीं। तो इसका साफ मतलब है कि अगर किसी की जमीन पर कब्जा हो जाए तो एक एक दिन कीमती है, तुरंत एक्शन लेना ही एकमात्र उपाय है। तो क्या आज के समय में इसके लिए कोई ज्यादा तेज और असरदार कानूनी हथियार मौजूद हैं? पर कब्जा करना ज्यादातर एक दीवानी यानी सिविल मामला माना जाता था, जिसमें सालों तक केस चलता रहता था। लेकिन बीएनएस ने इसे एक गंभीर आपराधिक अपराध यानी क्रिमिनल ऑफेंस की कैटेगरी में डाल दिया है। क्रिमिनल ऑफेंस, इसका एक आम पीड़ित के लिए क्या मतलब है? क्या पुलिस सीधे एक्शन लेगी? बिल्कुल, बीएनएस के तहत अब इसे एक गंभीर संगठित अपराध माना गया है। इसका मतलब है कि अब पुलिस सीधे तौर पर एक्शन ले सकती है, जैसे वो किसी दूसरे बड़े क्राइम में लेती है। अब पीड़ित को सालों तक दीवानी अदालत के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। वो सीधे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का दरवाजा खटखटा सकता है, जो कहीं ज्यादा तेज और असरदार है। तो चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी की खाली जमीन पर कोई रातों रात बाउंड्री बनाकर कब्जा करना शुरू कर देता है। उसे उसी वक्त क्या करना चाहिए? सही स्टेप्स क्या हैं? ये एक बहुत ही क्लियर एक्शन प्लान है और इसे फॉलो करना बहुत जरूरी है। स्टेप 1, जैसे ही आपको पता चले, तुरंत अपने फोन से वीडियो बनाना शुरू कर दीजिए। ये आपका सबसे पहला और मजबूत सबूत है, जो उस समय और तारीख को रिकॉर्ड कर लेता है। स्टेप 2, तुरंत 112 पर कॉल करके पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए। ये कॉल रिकॉर्ड होती है और एक ऑफिशियल टाइम स्टैम्प्ड रिकॉर्ड बन जाता है कि आपने तुरंत मदद मांगी थी। स्टेप 3, पास के पुलिस स्टेशन जाकर एक लिखित शिकायत दीजिए और उसकी रिसीविंग कॉपी लेना मत भूलिए। वो छोटी सी रसीद आपका असली हथियार है, जो साबित करती है कि आप 12 साल तक सोने वालों में से नहीं, बल्कि आपने पहले दिन से ही कानूनी लड़ाई शुरू कर दी थी। ये तो हुई तत्काल राहत की बात, लेकिन लंबी लड़ाई के लिए, यानी अपने मालिकाना हक को हमेशा के लिए सुरक्षित करने के लिए भी तो कुछ करना होगा। सही कहा। क्रिमिनल एक्शन आपको तुरंत कब्जा हटाने में मदद कर सकता है, लेकिन टाइटल को पक्का करने के लिए आपको सही सिविल केस भी चुनना होगा। यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अहम मामले में 2 अलग-अलग रास्ते बताए हैं और सही रास्ता चुनना बहुत जरूरी है। वो 2 रास्ते क्या हैं? क्या हर स्थिति में एक ही तरह का केस होता है? नहीं, यहीं पर अच्छे वकील की सलाह काम आती है। पहला रास्ता है निषेधाज्ञा यानी इंजंक्शन या स्टे ऑर्डर का। ये तब काम आता है जब आपकी मालिकाना हक पर कोई विवाद नहीं है, लेकिन कोई आपको आपकी ही प्रॉपर्टी में घुसने से रोक रहा है या कब्जे की धमकी दे रहा है। ये एक तरह का फास्ट ट्रैक अदालती आदेश है जो विरोधी को तुरंत रोकता है। और दूसरा रास्ता, वो कब अपनाना चाहिए? दूसरा और ज्यादा पावरफुल रास्ता है डिक्लेरेशन सूट फाइल करना। ये तब जरूरी हो जाता है जब सामने वाला सिर्फ कब्जा ही नहीं कर रहा, बल्कि वो आपके टाइटल को ही चुनौती दे रहा है। वो कह रहा है कि ये जमीन तो मेरी है, तुम्हारे कागज फर्जी हैं। ऐसे में सिर्फ स्टे ऑर्डर से काम नहीं चलेगा। आपको कोर्ट से बाकायदा ये डिक्लेयर करवाना पड़ेगा कि इस प्रॉपर्टी के असली मालिक आप ही हैं।
ये एक तरह से आपके टाइटल पर परमानेंट सरकारी मोहर है, जिसे फिर कोई चुनौती नहीं दे सकता। हमने दस्तावेजों, कानूनों और रणनीतियों की बात की, लेकिन आज के दौर में टेक्नोलॉजी हर चीज को बदल रही है। क्या जमीन के रिकॉर्ड्स के मामले में भी कोई टेक्नोलॉजिकल क्रांति हो रही है? बिल्कुल हो रही है, और ये शायद आने वाले समय में सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित होगी। इस पहल का नाम है ULPIN, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसे आसान भाषा में जमीन का आधार कार्ड कहा जा रहा है, और ये नाम इसे एकदम सही तरीके से समझाता है। जमीन का आधार कार्ड, ये सुनने में तो बहुत भविष्य की बात लगती है। ये काम कैसे करता है और इससे एक आम आदमी को क्या फायदा होगा? ये हर जमीन के टुकड़े को, चाहे वो खेत हो या शहर का प्लॉट, एक 14 अंकों का यूनिक नंबर देता है, ठीक आपके आधार नंबर की तरह। इस नंबर को बनाने के लिए ड्रोन और सैटेलाइट जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जमीन की एकदम सटीक मैपिंग की जाती है, सेंटीमीटर तक की एक्यूरेसी के साथ। एक बार किसी जमीन को ULPIN मिल गया तो उसे एक परमानेंट डिजिटल पहचान मिल जाती है। लेकिन इससे धोखाधड़ी कैसे रुकेगी? इससे धोखाधड़ी करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही कोई जमीन बेची जाएगी, ये ULPIN नंबर खरीदार के आधार से लिंक हो जाएगा। सारे रिकॉर्ड्स ऑनलाइन और ब्लॉकचेन जैसी टेक्नोलॉजी से सुरक्षित होंगे। कोई भी एक जमीन को दो लोगों को नहीं बेच पाएगा। आप भू नक्शा जैसे सरकारी पोर्टलों पर घर बैठे अपनी जमीन का डिजिटल नक्शा देख सकते हैं, उसकी सीमाएं देख सकते हैं। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और जमीनी विवादों में भारी कमी आएगी। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, जमीन का आधार। लेकिन भारत में हर बड़ी टेक्नोलॉजी के साथ हमने धोखाधड़ी के नए-नए तरीके भी देखे हैं। क्या इस सिस्टम को हैक नहीं किया जा सकता? या क्या कोई भ्रष्ट अधिकारी इसमें डिजिटल हेरफेर नहीं कर सकता? ये एक बहुत वैलिड चिंता है। देखिए, कोई भी टेक्नोलॉजी 100% फूल प्रूफ नहीं होती। बेशक डेटा सुरक्षा और अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करना सबसे बड़ी चुनौती होगी, लेकिन कागजी सिस्टम की तुलना में जहां रिकॉर्ड्स में हेरफेर करना, उन्हें जला देना या गायब कर देना बहुत आसान था, एक डिजिटल, सेंट्रलाइज्ड और ट्रेसेबल सिस्टम कहीं ज्यादा सुरक्षित है। इसमें हर बदलाव का एक डिजिटल फुटप्रिंट होगा, जिससे पता चल जाएगा कि रिकॉर्ड किसने, कब और क्यों बदला। तो चुनौतियां हैं, लेकिन ये सही दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर समेटना हो तो क्या कहेंगे? साफ है कि सिर्फ एक रजिस्ट्री के भरोसे बैठने का जमाना अब चला गया है। बिल्कुल। आज के समय में अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए एक मल्टी लेयर्ड 3D अप्रोच की जरूरत है। पहला डायमेंशन है दस्तावेजी मजबूती। ये सुनिश्चित करना कि आपके पास खतियान की सर्टिफाइड कॉपी है और दाखिल खारिज पूरा हो चुका है। दूसरा डायमेंशन है कानूनी सतर्कता। एडवर्स पोजेशन के 12 साल के नियम को समझना और कब्जा होने पर BNS जैसे नए आपराधिक कानूनों का तुरंत इस्तेमाल करना। और तीसरा और सबसे जरूरी डायमेंशन है डिजिटल इंटीग्रेशन। अपनी संपत्ति का ULPIN बनवाना और उसे अपने आधार से लिंक करवाकर भविष्य के लिए सुरक्षित करना। ये तीनों डायमेंशन मिलकर भविष्य की एक बहुत ही साफ तस्वीर दिखाते हैं। संपत्ति का मालिक होना अब कोई एक बार का काम नहीं, बल्कि एक लगातार जागरूक रहने वाली प्रक्रिया बन गया है। और ये हमारे लिए एक बहुत जरूरी सवाल भी छोड़ जाता है कि जैसे जैसे ULPN जैसी टेक्नोलॉजी हर इंच जमीन को एक डिजिटल पहचान दे रही है, क्या हम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां ये सारे कागजी दस्तावेज, रजिस्ट्री, खतियान, सब कुछ पूरी तरह से अप्रासंगिक हो जाएंगे? और अगर ऐसा होता है तो उन करोड़ों संपत्तियों का क्या होगा जो आज भी पुराने विवादों में फंसी हैं या जिनका डिजिटल रिकॉर्ड अभी तक बना ही नहीं है? क्या वो इस डिजिटल क्रांति में पीछे छूट जाएंगी?